हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेसिक स्टडी टाइम। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम HP PGT का जो एग्ज़ाम हो रहे हैं इसके लिए हम फर्स्ट पेपर की तैयारी करने वाले हैं। तो हम कैसे तैयारी करेंगे? अब लास्ट टाइम क्या देखना होता है, ये रिवाइज करने का टाइम होता है और इस वक्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो इसमें HPPSC ने जो भी पेपर कंडक्ट करवाए हैं 2021 के या 22 के या 23 के, तो इन्हीं में से हम क्वेश्चन पेपर उठाएंगे और यहाँ से हम पूरा HPG के, इंडिया GK, वर्ल्ड GK और हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर, ये सब चीज़ें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कवर करेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जो हिंदी ग्रामर की तैयारी करना चाहता है, हिंदी ग्रामर के लिए हमने नोट्स तैयार कर दिए हैं। अगर आप नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें 7018256823 या फिर हमारा दूसरा नंबर है 8219312129, इन नंबर्स पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, हिंदी ग्रामर के नोट्स आपको मिलेंगे और नोट्स के साथ ही आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेगा। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर होगा जो आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं और वीडियो के साथ आप नोट्स को भी पढ़ सकते हैं। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमने डाले हैं 30 क्वेश्चन। इसी तरह से रोज हम इस सीरीज में 25 या 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हैं और ये वाला जो क्वेश्चन है ये है शास्त्री का क्वेश्चन पेपर। HP में जो शास्त्री का क्वेश्चन पेपर हुआ था उसमें जो GK का पोर्शन आया गया था, GK के उसमें 30 क्वेश्चन डाले गए थे, तो वहीं से ये क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 250, 245, 238 या 240? मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं साथ में ऑप्शन दिए हुए, आप कुछ सेकंड का पॉज लेकर के क्वेश्चन का अपने आप से आंसर देने की कोशिश करनी है। और इसमें साथ में तो आंसर दिए ही हैं, एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से किया हुआ है। तो देखिए इसमें एक खासियत क्या है कि ये जो हम क्वेश्चन करेंगे हर पेपर की, हर क्वेश्चन की जिनमें ज़रूरत है आपको एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है। तो देखिए इसमें बोलने के लिए तो 30 क्वेश्चन होंगे, मगर 30 क्वेश्चन के साथ साथ जब एक्सप्लेनेशन की जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें कवर होगी और उसमें क्वेश्चनों की क्वांटिटी हमने ज़्यादा नहीं डाली है, बट क्वेश्चन उसमें बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं जो एक्सप्लेनेशन से होंगे। तो देखिए इसका आंसर होगा 250। टोटल स्ट्रेंथ पूछा गया है, कुल संख्या 250 होती है। अगर वर्तमान संख्या पूछते तो वर्तमान संख्या 245 है। अब एक्सप्लेनेशन देखिए, राज्यसभा क्या है? संसद का उच्च सदन है। इसकी संरचना जो है अनुच्छेद 80 में है और राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और वर्तमान समय में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। इसमें जो है 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और अन्य सदस्य क्या होते हैं? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों यानी कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्यों का। और आपको एक और बात बता दूं, ये एक स्थायी सदन है। स्थायी सदन होने के साथ साथ इसके 1/3 सदस्य जो है प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्र भारत की प्रथम शिक्षा नीति कब बनाई गई? 1986 में, 1968 में, 1996 में या फिर 1948 में? तो इसका सही आंसर हमारा रहेगा 1968 में। तो इसमें देखिए प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी, इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन 1968। इसमें जो है दौलत सिंह कोठारी ने जो है इसके हेड बनाए गए थे द फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कमेटी के।
तो इसमें क्या क्या प्रावधान थे। कंपलसरी एजुकेशन किया गया था 14 साल तक के बच्चों के लिए। अब जरूरी चीज़ें देखिए, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये 11 नवंबर कौन सा दिन है, ये है जो हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये इनकी जन्मदिन की डेट है। तो इसीलिए इस दिन इसको जो है 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, विलायक, उत्प्रेरक, ईंधन या फिर शीतलक। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, शीतलक। नेक्स्ट देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन, विखंडन अभिक्रिया के कारण रिएक्टर के क्रोड में उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा को शीतलक द्वारा दूर ले जाने की आवश्यकता होती है। तो माध्यमिक शीतलक हल्के पानी के लिए विखंडन प्रतिक्रिया से उत्पन्न ऊष्मा के परिवहन के लिए भारी पानी का उपयोग प्राथमिक शीतलक है। तो प्राथमिक शीतलक के लिए किया जाता है और हल्का पानी भारी पानी से ऊष्मा लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य में, संगीत में, विज्ञान में या फिर खोज या आविष्कार में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, संगीत में। तो ग्रैमी पुरस्कार देखिए म्यूजिक इंडस्ट्री में सबसे बड़े अवार्ड में से एक अवार्ड माना जाता है ग्रैमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संवैधानिक संशोधन के बाद प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन दिए गए हैं 72, 73, 74 या फिर 75। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 75। देखिए लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन क्या होता है, जैसे ग्राम में होगा, गांव में प्रशासन के लिए क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है। और पंचायत में भी जो है हमारे पंच होते हैं, सरपंच होते हैं। इस तरह से स्थानीय स्वशासन, गांव में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था होती है। और 1986 में जो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था में के सुधार हेतु गठित समिति LM सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। तो ये आएगा LM सिंघवी समिति ने। तो उसके बाद क्या होता है, 24 अप्रैल 1993 को 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 के माध्यम से जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची, 11वीं अनुसूची में। और भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियों में से ये जो 11वीं अनुसूची जुड़ी है 1993 में, इसमें जो है पंचायती राज को शामिल किया गया है। और देखिए नागालैंड, मेघालय और मिजोरम और साथ में दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, और ये 3 राज्य है, यहाँ पर जो है पंचायती राज नहीं है। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन था, लागू करने वाला पंचायती राज को, कर्नाटक। नेक्स्ट देखिए, अगर आपने क्वेश्चन को देखना है तो इसके साथ साथ देखिए इसके ऑप्शन के साथ में आंसर भी दिए हुए हैं पेज के लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस, 24 सितंबर 1945 को, 15 जुलाई 1946 को, 24 अक्टूबर 1945 को या 26 अगस्त 1945 को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 अक्टूबर 1945 को। अब देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार
कब हुआ था ये? 1939 से लेकर 1945 तक चला था। सेकेंड वर्ल्ड वार जब खत्म हुआ था तो उसके बाद क्या होता है, 24 अक्टूबर 1945 को जो है यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। विश्व के 50 देश सैन फ्रांसिस्को में इकट्ठा हुए थे, मगर 51 देशों ने जो है यूएन चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। 51 इकट्ठे तो 50 देश हुए थे, मगर एक देश के लिए क्या किया गया था, स्थान खाली छोड़ा गया था, क्योंकि उस देश की भी सहमति थी इसमें। इसके साथ ही यूएन में टोटल 193 कंट्रीज हैं, और यूएन के महासचिव अभी कौन हैं? एंटोनियो गुटेरस। और ये कब से कब तक हैं? 2022 से लेकर 2026 तक, 31 दिसंबर 2026 तक, और ये 9th नंबर के इसके महासचिव हैं। ये करंट का क्वेश्चन भी हो सकता है, इसको याद रखना है। साथ में देखिए, यूएनओ में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन है? ये है रुचिरा कंबोज। नेक्स्ट देखिए, यूएनओ के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले है संयुक्त राष्ट्र महासभा, फिर है सुरक्षा परिषद, फिर है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, फिर है संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, और फिर है संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। अब देखिए, इनके ऑलमोस्ट सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? न्यूयॉर्क सिटी में। और यूएनओ का अगर हेडक्वार्टर आएगा तो वो आएगा न्यूयॉर्क सिटी में। मगर जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात की जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर हमारा है नीदरलैंड, द हेग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर्स डे 5 जनवरी, 5 दिसंबर, 25 जनवरी या 25 दिसंबर को? तो इसका सही आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी। तो देखिए, 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। क्या हुआ था? 25 जनवरी को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी। तो 2011 से पहले इस दिन को सिर्फ याद किया जाता था, मगर 2011 से क्या हुआ कि 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसका मुख्य उद्देश्य है नागरिकों में चुनावी जागरूकता पैदा करना और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के जज की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? रिटायरमेंट एज कितनी है हाई कोर्ट के जज की? 62 वर्ष, 65 वर्ष, 60 वर्ष या फिर 63 वर्ष? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 62 वर्ष। यहाँ पर हाई कोर्ट जो स्टेट के होते हैं हाई कोर्ट के पूछा गया है, और किसके? हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज। अब देखिए, 114वें संविधान संशोधन में 52 से 65 वर्ष करने की बात हुई थी, बट अभी 65 वर्ष हुई नहीं है। यह हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज, तो अभी ये 62 वर्ष है। और इसके ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन देखिए, 15वें संविधान संशोधन में 60 से 62 वर्ष की गई थी। किसकी रिटायरमेंट एज? हाई कोर्ट के न्यायाधीश की। ये न्यायाधीश की पूछी गई है, और यहाँ पर जज की पूछी गई है। न्यायाधीश की जो है 62 वर्ष की गई है, मगर जज की एज 62 से 65 वर्ष करने की बात हो रही है, बट अभी हुई नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या सुभाष चंद्र बोस? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। देखिए, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में एक बैठक में कांग्रेस के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए महात्मा गांधी जी ने ये नारा दिया था, करो या मरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दुनिया में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, रूस इसका सही आंसर है। अगर क्वेश्चन आएगा भारत क्षेत्रफल के आधार पर कौन से नंबर पर है, तो भारत है 7th नंबर पर। और भारत का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कि कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर।
ये है भारत का क्षेत्रफल। और कितवें नंबर पर है? 7वें नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मौजूदा उपराष्ट्रपति कौन है? वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन है? एम वेंकैया नायडू, हामिद अंसारी, जगदीप धनखड़ या फिर प्रतिभा पाटिल? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीप धनखड़। तो अब देखिए, श्री जगदीप धनखड़ को 7 अगस्त 2022 को उपराष्ट्रपति चुना गया था। और राष्ट्रपति अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और इनको कब चुना गया था? 21 जुलाई 2022 को। और विपक्षी जिनको हराकर ये राष्ट्रपति बनी थी वो कौन थे? यशवंत सिन्हा। ये आप आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर्मिक एसिड। तो चिंटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक एसिड। अब देखिए, चिंटी के साथ साथ चिंटी, बिच्छू और शहद की मधुमक्खियों में फॉर्मिक अम्ल होता है। इस अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, फॉर्मिक नहीं दिया होगा ऑप्शन में बट मेथेनोइक दिया होगा, तो मेथेनोइक भी फॉर्मिक अम्ल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर, अमृतसर, पटियाला या फिर पटना? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीकल्चर क्या है? रेशम कीट पालन, मुर्गी पालन, मछली पालन या मधुमक्खी पालन? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मधुमक्खी पालन। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर टाइप्स हम पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए, बागवानी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किससे रिलेटेड है? वेजिटेबल फार्मिंग से। उसके बाद फूलों की खेती, फ्रूटिकल्चर किससे रिलेटेड है? फ्रूट फार्मिंग से। फलों की खेती, उसके बाद है फूलों की खेती। फूलों की खेती को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर, फ्लावर फार्मिंग। फिर है पक्षी पालन, एविकल्चर, बर्ड फार्मिंग। पक्षी पालन से रिलेटेड व्यवसाय को क्या कहा जाता है? एविकल्चर। पशुपालन को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? एनिमल हस्बेंड्री। और सेरीकल्चर किससे रिलेटेड है? सेरीकल्चर हमारा है सिल्क फार्मिंग से रिलेटेड। अब देखिए, फ्रूट फार्मिंग को पोमोलॉजी भी कहा जाता है। कहीं एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पोमोलॉजी किससे रिलेटेड है, तो ये है फ्रूट फार्मिंग से रिलेटेड। अब देखिए, एपीकल्चर, एपीकल्चर किससे रिलेटेड है? जो हमने अभी पढ़ा, ये है बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन से संबंधित। इसके बाद है पिस्कीकल्चर, ये किससे रिलेटेड है? फिश फार्मिंग से। तो इनको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सन 1975 ईस्वी से 1970 ईस्वी के मध्य आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के द्वारा की गई थी? आपातकाल को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? इमरजेंसी। ऑप्शन है आर्टिकल 352, आर्टिकल 360, आर्टिकल 356 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 352। अब देखिए, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी उस वक्त? इंदिरा गांधी के नेतृत्व में क्या हुआ था? कांग्रेस सरकार की सलाह पर। राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद ने क्या किया था? इमरजेंसी लागू करने की घोषणा की थी। किसके कहने पर? इंदिरा गांधी उस वक्त प्रधानमंत्री थी, इनके कहने पर। तो कौन से आर्टिकल के तहत ये घोषणा की थी? 352 आर्टिकल के तहत। तो 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1970, अब देखिए कब तक, कितने टाइम तक लगा था ये? 25 जून 1975 से 21 मार्च 1970 तक, 21 महीने तक ये इमरजेंसी देश में लगी थी। और लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने इसे भारतीय इतिहास की सबसे अधिक काली अवधि कहा था।
किसने कहा था? लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन का रंग क्या है? तो आंसर की में इसका क्वेश्चन दिया हुआ है रंगहीन, मगर जब मैंने कुछ सर्च कर रही थी तो मुझे इसके सभी रंगों के बारे में मिला कि इसका कहीं ये रंग भी होता है, ऑरेंज नहीं था बट ब्लैक भी होता है, येलो भी होता है और कलरलेस भी। तो आप इस क्वेश्चन का एक बार अच्छे से सर्च कर लेना। आंसर की में इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तमिलनाडु, केरल, असम या फिर पंजाब की? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा, तमिलनाडु की। इंडिया में 9 क्लासिकल डांसेस हैं, किसके अकॉर्डिंग है ये? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग। तो 9 क्लासिकल डांस जो है कौन कौन से राज्य के हैं? भरतनाट्यम देखिए तमिलनाडु से संबंधित है, ओडिशी उड़ीसा से संबंधित है, मणिपुरी से संबंधित है, केरला का देखिए मोहिनी अट्टम, और साथ में केरला का आएगा कथकली। केरला किससे संबंधित है? मोहिनी अट्टम और कथकली से। आंध्र प्रदेश में कौन सा लोक नृत्य शास्त्रीय नृत्य फेमस है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी उत्तर प्रदेश, कथक असम का क्या है? सत्रिया, असम सत्रिया। और उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का छाओ नृत्य जो है कहाँ पर फेमस है? उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1931 ईस्वी में किस दिन फांसी दी गई थी? मार्च 23 को, अप्रैल 13 को, मई 10 को या जून 27 को? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मार्च 23 को। तो अब देखिए 23 मार्च 1931 को अंग्रेजों ने इन तीनों को फांसी दी थी और 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च को किस दिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? शहीद दिवस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? 512, 1024, 1028 या फिर 1452? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निकोलस रोरिक नामक महान चित्रकार किस देश से संबंधित थे? रूस से, चीन से, अमेरिका से या फ्रांस से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूस से। निकोलस रोरिक का जन्म 1874 में रूस में हुआ था और उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? 13 दिसंबर 1947 को कुल्लू के HP के कुल्लू जिले के नगर नामक जगह पर उनकी मृत्यु हुई थी। और नगर में जो है नगर आर्ट गैलरी है जिसे निकोलस रोरिक ने ही स्थापित किया और इन्हीं के नाम पर इसका नाम है रोरिक आर्ट गैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? अंद्रेटा कांगड़ा में, चंबा भरमौर में, करसोग मंडी या फिर राजगढ़ सिरमौर में? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, अंद्रेटा कांगड़ा में। अंद्रेटा में शोभा सिंह की अनेक कृतियां रखी गई है, उनमें उमर खयाम, सोहनी महिबाल की प्रसिद्ध कृतियां हैं। ये सोहनी महिबाल कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और 2012 में इस आर्ट गैलरी को संग्रहालय में बदला गया था। कब बदला गया था शोभा सिंह आर्ट गैलरी को संग्रहालय में? 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाको झील किस जिले में है? तो नाको झील है किन्नौर में। नाको से याद रखना है, नाको से ही किन्नौर। अब देखिए किन्नौर में कौन कौन सी झीलें हैं? नाको झील है और सोरंग झील है। अब सिरमौर है ऑप्शन में, सिरमौर की झीलें देखिए, सिरमौर में कौन कौन सी है? रेणुका झील, सुकेती झील।
शिमला है। शिमला जिले की झीलें कौन कौन सी है? चंद्रनाहन, गढ़कुफर, तानुजुबल, कराली, बरादोनसर झील। ये झीलें कहाँ पर है? शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब चंबा की झीलें भी एक बार देख लीजिए। चंबा में कौन कौन सी है? मणिमहेश, खज्जियार, गड़ासरू, लामा झील और महाकाली झील। ये जो लामा झील है ये 7 झीलों का समूह भी इस झील को कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, 1954 में कौन सा जिला हिमाचल का 5वां जिला बना? देखिए, जब हिमाचल का गठन हुआ था तो उस वक्त एचपी में 4 जिले थे, ओनली 4 जिले। ये गठन के बाद जो है बाकी जिले जुड़े हैं और अब वर्तमान में कितने जिले हैं? 12 जिले। अब देखिए 1954 में जो 5वां जिला जुड़ा वो चंबा, मंडी, बिलासपुर और सिरमौर। कौन सा था? बिलासपुर जिला। अब देखिए 15 अप्रैल 1948 को कौन कौन से जिले थे? जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन हुआ तो महासू, सिरमौर, मंडी और चंबा, ये 4 जिले थे। कुल 4 जिले थे और इन 4 जिलों में टोटल कितनी रियासतें थी? 30 रियासतें थी। और 1 जनवरी 1954 को जो है बिलासपुर 5वीं जिला के तौर पर हिमाचल में शामिल हुआ था और 1 मई 1960 में किन्नौर 6th डिस्ट्रिक्ट के तौर पर शामिल हुआ था और 1 नवंबर 1966 में कांगड़ा, कुल्लू और लाहौल स्पीति और शिमला, ये 4 जिले और ऐड हुए थे। तो इन 6 के साथ कितने हो गए? टोटल 10 जिले एचपी में बन गए थे 1 नवंबर 1966 तक। उसके बाद देखिए 18 दिसंबर 1970 को भारत की संसद में एचपी को पूर्ण राज्य का दर्जा देने वाला एक्ट, इस एक्ट को क्या कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, ये पारित हुआ था और 25 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल 18वां पूर्ण राज्य बना था। कितनावां पूर्ण राज्य बना था? 18वां पूर्ण राज्य। और इसमें कितने जिले थे? 10 जिले। ये जो 12 जिले हैं ये बाद में 1972 में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम ये जरूर डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? झांझर चंबा, मंडी, कुल्लू, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंबा। अब चंबा के लोक नृत्य देखिए, घुरेई, झांझर, गद्दी, किकली, डंगी, डेपक, झांकी और हंतर, सेम, पंगवाल नृत्य। तो ये है चंबा के लोक नृत्य। कुल्लू के लोक नृत्य देख लीजिए, कथड़ी, खड़ियातर, लालड़ी, रुंजका, ढिल्ली नाटी, स्वांगटेंगी, द्रोटी और धरवेणी। तो ये है कुल्लू के लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साच दर्रा हिमाचल के किस जिले में है? कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति या फिर चंबा में? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चंबा में। अब देखिए साच दर्रा और दराटी दर्रा, ये है चंबा और पांगी के बीच में। चंबा और भटियात के बीच में जो दर्रा है वो है वसोदन दर्रा। उसके साथ दुग्गी, कुगती, दंगल, कालीछो और छोबिया, ये दर्रा हमारे आएंगे चंबा और लाहौल के बीच में, और चंबा के भी भरमौर और लाहौल के बीच में। इसी तरह कांगड़ा और चंबा के बीच में कौन सा दर्रा है? भीम घसुतड़ी दर्रा, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर है कांगड़ा और भरमौर के बीच में देखिए निकोड़ा और इंद्राहर। चंबा और जम्मू के बीच में कौन सा दर्रा है? पादरे दर्रा। चंबा और भटियात में के बीच में कौन सा दर्रा है? वसोदन दर्रा। तो इन सबको याद रखना है। चंबा और भटियात यहाँ भी आ गया और यहाँ पर भी 2 बार लिख लिया ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोहतांग दर्रे की ऊंचाई कितनी है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। रोहतांग दर्रे की ऊंचाई देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3978 मीटर। तो ये तो मीटर में पूछी गई है 3978 मीटर। कभी ये फुट में भी पूछी जाती है कि कितनी फुट है।
एक्सप्लेनेशन देखेंगे। रोहतांग का अर्थ है लाशों का ढेर। ऊंचाई है 3978 मीटर। अब देखिए 3978 मीटर को अगर आप फुट में कन्वर्ट करेंगे तो 13,051 आएगा। कहीं पर एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें 13,050 फुट है, तो ये भी इसका सही आंसर है। तो प्राचीन नाम क्या है रोहतांग का? भृगुतुंग इसका प्राचीन नाम है। इस दर्रे के पास ही भृगु झील है। यह दर्रा कुल्लू और लाहौल के बीच में है और ब्यास नदी का उद्गम स्थल भी यही दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एचपी में कहाँ स्थित है? तो ये है एचपी के सोलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद में वर्णित विपाशा किस नदी का नाम है? सतलुज, व्यास, यमुना या फिर रावी? तो विपाशा से याद रखना है व्यास और विपाशा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। तो अब देखिए, नदियों के नाम, वैदिक नाम और संस्कृत नाम, दो तरह के नाम है, और ये जो विपाशा नाम है ये व्यास नदी का संस्कृत नाम है। और देखिए सतलुज नदी का संस्कृत नाम है शतुद्रु, श याद रखना है। अगर सतलुज नदी का वैदिक नाम पूछा जाएगा तो ये सुतुद्री है, सुतुद्री। श से संस्कृत नाम है और स से इसका वैदिक नाम है। और रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है? इरावती। और वैदिक नाम अगर देखेंगे तो व्यास नदी का वैदिक नाम अर्जिकिया है। कहीं अर्जिकिया लिखा होता है, कहीं अर्जकिया भी लिखा होता है। और रावी नदी का पुरुषनी है, चिनाब नदी का असिकनी, और यमुना का वैदिक नाम क्या है? कालिंदी। हम वैदिक जब हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि कालिंद पर्वत पर, तो इसी तरह से कालिंदी है यमुना नदी का वैदिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? स्पीकर ऑफ एचपी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो फर्स्ट महिला कौन थी? शीला देवी, शीला कौल, विद्या स्टोक्स या फिर लीला देवी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्या स्टोक्स। कब तक ये स्पीकर रही थी? तो 1985 से लेकर 1990 तक। तो इसके साथ ही प्रथम अध्यक्ष अगर पूछेंगे तो ये श्री जसवंत सिंह थे। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, प्रथम फर्स्ट स्पीकर कौन थे एचपी विधानसभा के? तो जसवंत सिंह। और वर्तमान में अभी पूछा जाएगा तो वर्तमान कौन है? कुलदीप सिंह पठानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, विश्व में सबसे पुराने लोकतंत्र के नाम से प्रसिद्ध मलाना नामक स्थान किस जिले में है? तो ये है कुल्लू जिले में। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह से नेक्स्ट सीरीज में भी हमारे यही तरह के क्वेश्चन आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।